अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। हफ्ते का दिन 3 मई 2025 जब ये नाचीज आपसे मुखातिब, ये खाकसार का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। लेस फनकारी मोर जानकारी यहाँ पाई जाती है। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक का ताल्लुक भारत से है। भारत में क्या परेशानी पाई जा रही है जब से तुर्की जंगी बहरी बेड़ा कराची आन पहुंचा है पाकिस्तान के लिए। पैगाम भारत को जा रहा है। और चीनी प्रोफेसर ने इंडियन चैनल पे बैठ के कैसी बैंड बजाई है इंडियन जंगी जुनून की और पाकिस्तान के साथ उनकी हिमायत की। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बयान करूंगा। पाकिस्तान ने मिसाइल का तजुर्बा भी किया है और पाकिस्तानी मिसाइल कहां तक बने हुए हैं, रेंज क्या है, दिलचस्प कहानी वो आज आपकी खिदमत में डिस्कस की जाएगी। और फिर इत्तला मिली है ताज़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पुराने चाहने वाले, इमरान खान के कुछ पुराने साथी और सियासतदान ये मिल बैठे हैं। कहाँ मिल बैठे हैं और क्या तय किया? तय ये किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। यानी खान साहब को बाहर निकालने की नई स्ट्रेटजी इन्होंने डिजाइन की है। वो जरा सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ताजा खबर है। हुआ ये है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में ये कहते हैं कि चंद पुराने दोस्त जो हैं पीटीआई के, ये इकट्ठे हुए हैं और फैसला हुआ है कि अदालतों में भी रुख किया जाएगा, रुजू किया जाएगा कि केसेस निपटाएं और फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिला जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये जो सियासी दर्जा हरारत है इसे थोड़ा कम किया जाए ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह निकले और कोई सूरत निकले। क्योंकि फिलहाल तक तो आपको पता है जितने भी रवाबित थे और जो भी सूरत हाल थी वो तो ना होने के बराबर थी। इसमें फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा है अपने ट्वीट में कि ये जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या बाहर बैठे अलल्ले तलल्ले लगा रहे हैं, इससे काम नहीं बन रहा। तो हमारी बारी है कि हम जो कुछ लोग मिल बैठे हैं, हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ना सिर्फ सियासी जमातों से रब्ता करेंगे बल्कि अदालतों तक भी जाएंगे। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से पीटीआई के कुछ हलकों में एक खास तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी इन लोगों की अपनी है या इनकी जो पॉलिटिकल बेस है, वो उन लोगों की नहीं है जो नए-नए आए हैं या जो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठ के आप जज़्बाती तकारीर कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से ट्वीट करवा सकते हैं, कुछ रेज़ोल्यूशंस टेबल करवा सकते हैं, फ्री इमरान खान साहब के हक में एक ट्वीट आ सकता है, लेकिन अमली तौर पर उसका असर नहीं हो रहा था। ये भी एक फैक्ट है। और यही वजह है कि दस्तयाब क़यादत के ऊपर भी तनकीद हो रही थी और उनके ऊपर कहा जा रहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। वर्कर को उन पे एतमाद नहीं है, हत्ता कि बहनों की मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही। तो कई एक मसाइल थे। लेकिन जो वर्कर का और इमरान खान साहब का रब्त है, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मिसाली है यहाँ पे जब हम पीटीआई की बात करेंगे। और डील शील के लिए तो तैयार वो साहब हो ही नहीं रहे। राना सनाउल्लाह को कहना पड़ा कि ना वो निकलने को तैयार है, ना वो कुछ और करने को तैयार है। हमें बताएं हम क्या करें। शौकत पराचा साहब के प्रोग्राम में आज टीवी में उन्होंने ये बात की थी। तो कहने का मकसद ये कि सूरत हाल के तनाजुर में अब जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, मैंने उसकी खोज लगाई कि क्या स्ट्रेटजी है, कौन लोग मिल बैठे हैं, क्या तय किया है। तो मालूम हुआ है कि ये इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ है और ये फवाद चौधरी साहब के यहाँ हुआ है। उसमें कुछ 10 से 12 लोग मिल बैठे हैं और कुछ साबका लोग, कुछ साबिक वजीर भी थे, कुछ साबिक एमएनए भी थे, शायद हम ख्याल भी हों, कुछ नए लोग भी हैं जिनका ताल्लुक अभी की क़यादत से है। तो 10 से 12 लोग उनका इकट्ठ हुआ है जिसमें बैठ के ये सोचा गया कि अच्छा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा जो कुछ हो रहा है उससे तो कुछ हुआ नहीं। अदालतों से भी राह नहीं निकल पा रही। जो बैकडोर रवाबित थे आज़म सवाती के या किसी और के, उससे भी कहानी सामने नहीं आ रही, निकल रही किसी तरीके पे। तो क्या किया जाए? तो ये तय उसमें किया गया कि ऐसा करते हैं कि अदालतों में रुजू करते हैं और खुद जाते हैं, अदालतों से बात करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं और साथ सियासी जमातों से राब्ते करते हैं। उनसे कहते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए, पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह निकाली जाए। संजीदा एफर्ट मुझे मालूम होती है इसमें। इन लोगों का जो अपना सियासी कद-काठ है वो भी नज़र आएगा और आ सकता है। और फिर इनकी एफर्ट्स जो हैं वो अगर अमली तौर पर हुई तो ज़ाहिर बात है जो पीटीआई का सपोर्टर है, पीटीआई का जो वर्कर है वो भी इनके साथ जुड़ेगा दोबारा से। अब आपके ज़हन में सवाल होगा ये लोग थे कौन? जो मेरी 3-4 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी अभी हम ऑन ओथ नाम नहीं बता सकते, प्राइवेसी का मसला है। लेकिन एक खबर मैं आपको दे सकता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर-अंदर ये लोग पब्लिकली सामने आएँगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अपनी डिमांड्स के ज़रिए, अपने मुतालबात के ज़रिए। तो ये एक नई पेशरफ्त है पीटीआई और इमरान खान साहब के हवाले से अगर हम बात करें। आलिया हमज़ा साहिबा को भी एटीसी ने उनकी ज़मानत मंजूर की और मज़ीद गिरफ्तारी से उन्हें रोक दिया गया है। सनम जावेद साहब के हवाले से अब अलबत्ता कुछ
खबरें अफसोसनाक आ रही थी। और कल आपको पता है एजाज चौहद की जमानत भी हुई, लेकिन रिहाई नहीं हो सकी और साथ मुलाकातें भी खान साहब से नहीं हो पाती। हाँ, अब आ जाते हैं जी इंडिया और मोदी सरकार की बात करने के लिए। मोदी को ललकारा है पाकिस्तानियों ने। इमरान खान साहब ने ललकारा तो उनका अकाउंट यूट्यूब का भी और एक्स का भी इंडिया में बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। आज 2 और से 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आप ये देखिए कि तुर्की का जो जंगी बहरी बेड़ा है ये कराची पहुंचा है। इसको लेकर के भारत में बड़ी तशवीश है और इस कदर तशवीश है कि सोचा जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान की इमदाद को आन पहुंचा है। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि बरादर इस्लामी मुल्क हैं और तैयब रजब उर्दवान ने जो मुसलमान पसंद जो तबका जो उनको चाहता है और जो बिलखुसूस इस्तांबुल के मेयर ने जैसे उनके खिलाफ रिवॉल्ट किया, उसमें शायद उनको भी लगा हो कि मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तगड़ा करूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी कर रहे हैं। और फिर तुर्की और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात मतलब सदियों से, दिहाइयों से बड़े बरादराना रहे हैं, औखे सौखे वेले में साथ अपने हैं। यही नहीं बल्कि ये तुर्की का जो बहरी बेड़ा आया है जंगी, इससे पहले एक C-130 भी आ चुका है और उसमें बड़े ख़ास सामान और पुर्जे आए हैं और शायद उस सामान और पुर्जों की वजह से ही राफेल जो है मोदी का वो डिटेक्ट हुआ, वो लॉक हुआ, वापस जाने पर मजबूर हुआ, कौन जानता है, अल्लाह जानता है। तो ये जनाब आया है TCG बोयुकदा, इसका नाम है। बहरी बेड़ा है, जंगी बहरी बेड़ा है। आपको पता है पाकिस्तान के पास जंगी बहरी बेड़ा नहीं जिस पे जहाज लैंड कर सकें, जो सबमरीन को किल कर सकें। भारत के पास 2 हैं, विक्रांत जो आया भी था समुद्री हदूद में कराची की जानिब, लेकिन फिर वापस चल दिया था। तो अब जब से ये बहरी बेड़ा आके पार्क हो गया तब से चिंता हो रही है मोदी सरकार को, क्योंकि ये जो तुर्की की नेवी का TCG बोयुकदा F512 इसका नाम है और जो तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिरल जकी अकोतुर्क हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ जी कराची पहुंचा है। और ये खबर डिफेंस सिक्योरिटी एशिया.com नामी वेबसाइट ने छापी है, बहुत तफसील के साथ कि पाकिस्तान तुर्की के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नौयत क्या है। ये जो बहरी बेड़ा आप सोच रहे हैं इसमें क्या है, इसमें एंटी सबमरीन सिस्टम है। जो आबदोजें होती हैं जेर समुंदर, उनको डिटेक्ट करके उनको ये मार भी सकता है। इस बहरी बेड़े में ये खुसूसियत, और इसके ऊपर जहाज भी, लड़ाका त्यारे भी लैंड कर सकते हैं। अच्छा, रिवायती स्टेटमेंट ये वहां दी गई कि पेट्रोल सिस्टम पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पहुंचा हुआ, क्योंकि लंकावी में एक मैरीटाइम वर्कशॉप हो रही है तो वहां जाना है। तो ओमान में भी रुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी रुकेगा। तो पाकिस्तान में जब से ये रुका हुआ है तब से चिंता बढ़ी है वहां पे सरहद के सीमा रेखा के उस पार। बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर गाओ, विक्टर गाओ, चीन से इनका ताल्लुक है। ये जब डेंग शियोपिंग चीनी सरबराह थे तो उनके ट्रांसलेटर रहे हैं, मुतरजम रहे हैं, यानी बड़ी अहम ओहदे पे ये फायज रहे हैं। चीनी जो वजारत खारजा है उसमें भी ये रह चुके हैं, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके, पढ़ा चुके। और ये इस वक्त जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन है चीन में, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तगड़ी शख्सियत है। यानी ये CNN का जो इंडियन वर्जन है, वहां पे एक प्रोग्राम बैठे हुए थे जहां पे एक और इंडियन दानिश्वर तजिया निगार बैठे थे और एक ये बैठे थे। एंकर ने इनको बड़ा प्रवोक किया, पाकिस्तान की जारहियत, बंदे मरे, टेररिज्म हुआ, चाइना कहाँ खड़ा है। प्रोफेसर गाओ की स्टेटमेंट ने यकीन जाने अन्नी डाल दी, तबाही मचा दी। वो एंकर ने बड़ी कोशिश की लेकिन प्रोफेसर अपनी बात पे कायम रहा। ये आम प्रोफेसर ने, इसका मैंने तारुफ आपको पेश किया है तफसील के साथ। इस प्रोफेसर ने बिना लगी लिपटी इंडियन चैनल पे बैठ के अंग्रेजी जुबान में उन्हें कहा कि पाकिस्तान हमारा टेस्टेड दोस्त है, हर सीजन का दोस्त है, गमी खुशी बहार सर्दी गर्मी का दोस्त है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और हमारे बंदे चीनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से मारे जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि इसकी तहकीकात करें कि इसके पीछे कौन है। आप भी उनसे मिलकर तहकीकात का मुतालबा करें कि इसके पीछे कौन है। जंग को हम सपोर्ट नहीं करते, ऐसी किसी सूरत में हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, खड़े थे, खड़े रहेंगे। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि ये देखिए इंडियन प्रोफेसर को, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब ये देखिए प्रोफेसर गाओ क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं भाई, सीधा पाता लम्या पाता फड़ के ना धो देता CNN के एंकर जो इंडियन एंकर सी। CNN का एक इंडियन वर्जन भी है, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर गाओ अदरवाइज जरी बात है जी न्यूज या जो अर्नाब गोस्वामी का रिपब्लिक डॉट है वहां पे तो नहीं जाएगा ना, घटिया चैनल्स पे तो अपीयर नहीं होगा। ये थोड़ा निस्बतन बेहतर चैनल है, लेकिन वहां भी जरी बात है एक खास माइंड से बना हुआ है। तो वहां पे प्रोफेसर गाओ ने भी चीन की जो मौकिफ है और चीन की जो स्टैंडिंग है वो वाजे कर दी है। अब इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस जो दानिश्वर बैठे हुए हैं वो इसको यूं देख रहे हैं कि वो चूंकि देखिए जी कि इंडिया में आईफोन बनने थे तो चीन को फिक्र हुई तो चीन पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। और भाई ऐसे नहीं है,
हर मुल्क के अपने स्ट्रेटेजिक मफादात होते हैं, उसकी वजह से किसी मुल्क के साथ कोई मुल्क खड़ा होता है। आपके साथ जो उनके मसाइल थे, आप तो वहाँ पे भीगी बिल्ली की तरह, जो इंडो सीनो वार हुई तो आप पीछे हट गए थे और कई 100 मीटर ज़मीन भी उनको दे दी थी इंडियंस को। अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आदित्य राज कौल, इनका मैं बड़ा जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े एक्सपर्ट आपकी तरफ से इंडिया में, मैं इन्हें अक्सर कहता हूँ आदित्य राज चवल। ये कहते हैं जी 4 से 6 दहशतगर्द ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान में हैं, पहलगाम में जो मुलव्विस थे और पाकिस्तान में जंगलों में छुपे हुए हैं। तो यानी ये जवाब दे रहे हैं कि टारगेट किया जाए, एरियल स्ट्राइक की जाए, मिसाइल स्ट्राइक की जाए, और बीएसएफ का जवान हमारा पीके सिंह भी पाकिस्तान में है, तो उसको भी वापस लाया जाए। अब ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपने कल खबर देखी होगी कि आज़ाद कश्मीर में जितने मदारिस हैं, गर्मियों की वजह से उन्हें छुट्टियां दे दी गई हैं। गर्मियां कह लें, सिक्योरिटी कह लें, जो भी कहना है, क्योंकि ये खबरें हैं कि इन बदबख्तों का प्लान ये है कि मदारिस को या ऐसी जगहों को टारगेट करके कहा जाए कि यहाँ दहशतगर्द थे, इसलिए हमने यहाँ मिसाइल मारा है। राफेल वाली कहानी आपको पूरी मैं सुना चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जब वो 4 राफेल आए थे और सियालकोट वाले एरिए में कैसे इन्होंने ज़मीनी पेशरफ्त की कोशिश की थी। 2 बार हमले की कोशिश इंडिया कर चुका है, जिसे नाकाम बनाया जा चुका है। ये है असल कहानी। अब ये मजीद आगे बढ़ते हुए ये जवाब पेश कर रहे हैं कि 4-5 दहशतगर्द अभी भी हैं जो कि पाकिस्तानी जंगलों में कहीं छुपे हुए हैं, तो उनको टारगेट किया जाए। हम पाकिस्तानी यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। तुर्की का बेड़ा भी आ गया है, हरकुलियस 130 पे भी सामान आया था, और अब चीनी प्रोफेसर ने भी स्टेटमेंट दे दी हुई है, वो आपके सामने ही है। मैं अब आपको ताज़ा खबर इसी से जुड़ी एक और बता दूं कि पाकिस्तान ने आज तजुर्बा किया है जो नेविगेशन से लेस मिसाइल है अब्दाली का। ये जो अब्दाली मिसाइल है, ये नेविगेशन सिस्टम से लेस है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइलों के हवाले से जितने भी आपने मवाज़ने यूट्यूब पे देखे हैं, वो अददी बर्तरी का कहानी आपको बयान करते हैं। आज ज़रा दिलचस्प तरीके से आपको समझाता हूँ कि पाकिस्तानी मिसाइल करते क्या हैं। पाकिस्तान के तमाम मिसाइल इंडिया सेंट्रिक हैं, इंडिया के लिए बने हुए हैं, ये ज़हन में रख लें। इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज से दूर हो, ये तसल्ली रख लें। मिसाल के तौर पर मीडियम रेंज में हमारे पास गौरी 1-2, अबाबील, शाहीन 2 और शाहीन 3 हैं। गौरी 1 जो है ये 1500 किलोमीटर, और गौरी 2 2000 किलोमीटर, अबाबील 2200 किलोमीटर, शाहीन 2 और शाहीन 3 2500 किलोमीटर और 2750 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अबाबील ये पहला मिसाइल है साउथ एशिया में जो 2200 किलोमीटर तक वॉर हेड और जौहरी हथियार यानी न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो भी ले जा सकता है अपने साथ और स्ट्राइक कर सकता है। ये जो भारत का आखिरी जजीरा अंडमान और निकोबार, वहां तक जा सकता है, कोलकाता तक जा सकता है। तो यही मैसेज आज पाकिस्तान ने दिया कि, और मैं आपको एक अंदर की खबर दूं, ये हालिया दिनों जो जब भारत ने राफेल के जरिए और एक दो और बार कोशिश की चढ़ाई करने की, तो जो हॉटलाइन पे कुछ राब्ते हुए, वहां पाकिस्तान ने मैसेज भी ये दिया था कि आपके इतने शहर हैं जो लॉक्ड हैं, जो हमारे मिसाइल की रेंज में है, आप हमला करेंगे फिर ना कहना दस्या नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वी गॉट नथिंग टू लूज। यही हाल है ना, हमारी इकॉनमी कौन सी भारत की तरफ बहुत ऊपर चढ़ गई है, तो अगर पंगा करेंगे तो जवाब सुनेंगे, नथिंग एल्स। तो पाकिस्तान की जो रद्द अमल है उसने परेशान किया हुआ है। एक मुद्दा मैं आपको और बताऊं कि जो भारत ने अब जो पोस्टल सर्विस है पाकिस्तान के साथ वो भी बंद कर दी है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी, फिर यूट्यूब ब्लॉक किए, फिर इंस्टाग्राम ब्लॉक किए, फिर एक्स के हैंडल ब्लॉक किए, एफएम के गानों पर पाबंदी लगा दी, अब इन्होंने पोस्टल सर्विस बंद कर दी है। तो मैंने तो वहाँ पे आदित्य राज चवल को लिखा था कि पंडित जी, अब इस फकीर के प्रेम पत्र आपकी नारियों को कैसे पहुंचेंगे, इसका कोई उपाय कीजिए। तो आगे से उसने जवाब नहीं दिया। हमने तो शुगर लगाने को पाकिस्तानी मीम्स और शुगर लगा लगा के उनकी आत्मा रोल दी हुई है। खुफिया दस्तावेजात जो आपने चंद रोज पहले रॉ के प्लान के हवाले से पहलगाम के ऊपर देखी और उसके हवाले से खबरें भी देखी, उसमें जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है डीआईए, उसके सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा, उनको भी हटा दिया गया है। यानी नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को पहले हटाया, फिर एयर वाइस चीफ को हटाया, अब इसको हटाया। और ये क्या महज हसीन इत्तफाक है कि तीनों की रिटायरमेंट की उम्रें आगे पीछे आ रही थी और जंग के दौरान आ रही थी? मैं नहीं मानता, दाल में कुछ काला है। खबर यह है कि इन्हें भी अंडमान और निकोबार जो काला पानी के जजायर हैं वहां भेज दिया गया है। भारत ने आईएमएफ को भी खत लिखा है कि पाकिस्तान को जो आप प्रोग्राम देते हैं, फंडिंग देखते हैं, उसका जायजा लें, इन्हें ना दें। यानी इस हद तक भारत अब गिरता जा रहा है। मुझे आप आज के लिए इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इस खत्ते में जो जंग की सूरत हाल है वो थमे। हम नहीं चाहते जंग हो, लेकिन हालात बता रहे हैं कि भारत ने जंग करनी है, हर हाल में करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।